हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ द ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पास कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो हमारा जो ब्लड होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, और दूसरा जो होता है बफी कोट, जो कि लेस देन 1% होता है, और जो थर्ड होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, वो होता है 45%। जब हम इस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज मतलब एक मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो इतने तेज़ी से घूमता है 3000 आरपीएम पे कि ये जो ब्लड होता है, होल ब्लड, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि प्लाज्मा, बफी कोट और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ साइज ऑफ द ह्यूमन ब्लड सेल्स के बारे में। तो हमारा जो ह्यूमन ब्लड सेल्स है, जितने भी ब्लड सेल्स है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, उसके साइज़ क्या होते हैं इसमें आपको पता चल जाएगा, और ये बाद में आपका काम आ सकता है। तो जो हमारा आरबीसी है, जिसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये जो आरबीसी है इसका साइज़ जो होता है वो होता है 6.5 से लेके 8 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज़ होता है। और उसके बाद ल्यूकोसाइट, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये जो इसका साइज़ होता है ये 12 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज़ होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है उसका साइज़ 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। तो सबसे छोटा इसमें कौन होता है? ये प्लेटलेट्स होता है। और उसके बाद फिर होता है इरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी, और उसके बाद फिर सबसे बड़ा होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है। यहाँ पास ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये है डब्ल्यूबीसी, और ये जो दिख रहा है ये है आरबीसी, और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं ये ब्लड के बारे में। तो हमारा जो ब्लड है, एक ह्यूमन में लगभग 5 लीटर तक का ब्लड होता है, और एक एडल्ट ह्यूमन में 4 to 6 लीटर्स तक का ब्लड हो सकता है। और ये जो ब्लड होता है ये एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, क्योंकि ये हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और ऑक्सीजन है, ये इसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ब्लड जो है एक फ्लूइड टिश्यू है, और इसको कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा के साथ मिला हुआ होता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यहाँ पास आप देख सकते हो, मैंने जैसे कि बता दिया, ये जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ मिलकर बना होता है। एक इरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, जो कि डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर ये बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड कंपोजिशन, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया, तब भी इसको देख लेते हैं, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो 55% जो प्लाज्मा होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, सॉल्ट और प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 45% सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आपके रेड ब्लड सेल्स 45% के अंदर ही ये आ जाता है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 5 to 6 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं 1 ml ब्लड के अंदर में, जो कि क्या करता है? इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे टिश्यूज़ में। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो 5000 से लेकर 10,000 WBC होते हैं 1 ml के अंदर में। 1 ml ब्लड के अंदर में 5000 से लेकर 10,000 तक का WBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं 1 ml ब्लड में। और ये जो
WBCs होते हैं ये लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और ग्रेनुलोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं T सेल्स और B सेल्स होते हैं इसमें, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये फेगोसाइट्स होते हैं जो कि, तो ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं आगे यहाँ पर, तो ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल होते हैं। इसको ग्रेनुलोसाइट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा मान लो जो ये न्यूट्रोफिल है तो इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे, इसलिए इसको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। बेसोफिल के अंदर और इओसिनोफिल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, और इसमें कितने प्लेटलेट्स होते हैं 1 ml ब्लड के अंदर? 2,50,000 से लेकर 4 लाख तक के प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं 1 ml ब्लड के अंदर में। और ये क्या काम करता है, जब हमें चोट आ जाती है या कुछ भी इंजरी आ जाती है तो ये तुरंत ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है, जिससे वो चोट जो होता है वो ढक जाता है। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो 90% प्लाज्मा होता है उसमें पूरे वाटर कंटेंट होते हैं, पूरे वाटर से वो बना होता है 90% प्लाज्मा, और इसमें मोर देन 100 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि सब जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स जैसे वो ग्रोथ हार्मोन्स, और ये सब जो होते हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं 7 to 9% प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स। तो जो एल्बुमिन होता है वो 60 to 80% एल्बुमिन हमारे लीवर में बनता है, जिससे जो ये क्या काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है। ग्लोबुलिन्स जो होता है वो क्या करता है, लिपिड्स को कैरी करता है, और इसमें 3 तरीके का ग्लोबुलिन्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन क्या करता है, लिपिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। हमने प्लाज्मा के बारे में जान लिया, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें आते हैं आरबीसीज, जिसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आरबीसीज होते हैं वो ए न्यूक्लिएट होते हैं। ए न्यूक्लिएट मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। और ये जो होता है हीमोग्लोबिन इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। बाइकॉन्केव डिस्क शेप में होता है ये, ऐसे बाइकॉन्केव डिस्क शेप में होता है ये, और जो कि क्या करता है, ग्रेटर सरफेस एरिया इसको क्या करता है, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है। किस लिए इंक्रीज करता है, ताकि वो गैस को एक्सचेंज आसानी से कर सके। ये क्वेश्चन हमें वाइवा में पूछा जाता है या फिर आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि बाइकॉन्केव शेप क्यों होता है। जो हमारा आरबीसी होता है तो वो ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, तो ये जो क्या करता है, ये ग्रेटर सरफेस एरिया करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो कि गैस एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है। ये जो आरबीसीज होते हैं 5 × 10⁶ सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, और इसका जो हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो होता है 120 डेज, मतलब ये 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। और ये 280 मिलियन हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं विथ 4 हीम चेन्स, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि ये जो होता है बाइकॉन्केव शेप होता है, क्यों होता है ये भी हमने पढ़ लिया। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, और ये जो होता है हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, ये जो सारे दिख रहे हैं ये है ब्लड कैपिलरीज। ये जो छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें आरबीसीज जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हमारा ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो आरबीसीज है ये कुछ ऐसे दिखता है, और ये आरबीसी के अंदर में एक हेलिकल शेप में पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर में आयरन और
हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो O2 होता है हमारे लंग्स में चले जाते हैं और ये जो Hb होता है ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, HbO2 बनाता है और ये हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचा देते हैं और हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स के थ्रू हमारे एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई में हाई कंसंट्रेशन में जब ऑक्सीजन होते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल्स में भी ये रहता है, तो वाइवा में आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बना लेता है तब ये हमारे ब्लड के थ्रू ये हमारे टिश्यूज़ तक जाते हैं और ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं, ये जितने भी हीमोग्लोबिन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, डिसोसिएट कर देता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है। तब हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ है उसको ऑक्सीजन मिल पाती है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। हमारा जो ब्लड होता है वो किसी भी तरीके से अगर लॉस हो जाता है, चाहे वो इंजरी हो या किसी भी वजह से अगर लॉस हो जाता है हमारा ब्लड, तो उसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी कम हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा ब्लड का कम हो जाता है, जिससे एनीमिया हमको हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया जो होता है वो आरबीसी कम होने की वजह से हो सकता है और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी हो सकता है। एनीमियास जो होता है लोअर आरबीसीज की वजह से होता है। तो इसमें 4 टाइप के यहाँ पास एनीमिया हम पढ़ते हैं। एक होता है हीमोरेजिक एनीमिया जो कि सडन हीमोरेज होता है। हीमोलिटिक एनीमिया होता है जो कि लाइसिस ऑफ आरबीसीज के वजह से होता है ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो हमारा जो आरबीसीज होता है, आरबीसीज वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये इसको बोलते हैं लाइसिस। तो ये किस वजह से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। परनीसियस एनीमिया जो कि लैक ऑफ B12 विटामिन की वजह से होता है, परनीसियस एनीमिया उसको बोलते हैं। और ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो हमारा जो है ब्लड नहीं बनाता, ब्लड सेल्स नहीं बनाता, तो वो उसको बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। ये किस वजह से हो सकता है, मैरो कैंसर की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारा एनीमिया होता है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये किस वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। जो हमारा नॉर्मल आरबीसी होता है वो कुछ राउंड शेप में ऐसे होता है, बाइकॉन्केव शेप में, लेकिन ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में दिक्कत करता है। जब ट्रांसपोर्ट होता है हमारा आरबीसी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज में, तो ये दिक्कत करता है, ये कहीं पर स्टक भी हो सकता है। तो उसके वजह से ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इसका कम होता है, ये अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। पहले जो पढ़ा हमने वो सब तो पढ़ा कि आरबीसी कम हो जाए, हमारे बॉडी में ब्लड लॉस हो जाए तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। लेकिन जब आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं, ज़्यादा एबनॉर्मल फॉर्म में ज़्यादा बनने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ये एबनॉर्मल इंक्रीज इन इरिथ्रोसाइट होता है, मतलब जो हमारा आरबीसीस होता है वो इंक्रीज होने लगता है एबनॉर्मल तरीके से, मतलब हमको ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा आरबीसीस फॉर्म होने लगते हैं। ये किस वजह से हो सकता है, बोन मैरो कैंसर की वजह से हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड है थिक होने लगता है, जिससे जो हमारा ब्लड है वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होने लगता है सर्कुलेशन में, जिससे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमने इरिथ्रोसाइट्स कंप्लीट कर लिया, अब हम ल्यूकोसाइट्स की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं कंप्लीट सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले जो आरबीसी हमने पढ़ा इरिथ्रोसाइट, उसमें न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, ये अमीबॉइड फैशन में मूव करते हैं, मतलब जैसे आपने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा कैसे मूव करता है, अमीबा
जैसे मूव करता है वैसे ही ये अमीबॉइड फैशन में ये मूव करता है। जो मैक्रोफेज होते हैं वो उस तरीके से मूव करता है। और ये जो होते हैं ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं, ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। जब आप इसको स्टेन करोगे तब ये इसको आप देख पाओगे। इसको बिना स्टेन किए आप आरबीसी जैसे देख सकते हो, आप स्लाइड में डाल के वैसे नहीं देख सकते। इसको जब स्टेन करोगे तब ये स्टेन पकड़ेगा, एसिडिक बेसिक कलर जब पकड़ेगा तब ये जो होता है ये हमें विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम WBC भी बोलते हैं, इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक ग्रेनुलर सेल और एक जो होता है वो होता है एक ग्रेनुलर सेल। तो जो ग्रेनुलर सेल होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दिख रहे धब्बा दिख रहा है रेड रेड, ये जो होता है ये होता है ग्रेन्यूल्स। और ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये जो तीनों होते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। WBC जो होता है हमारे फॉरेन बॉडीज़ जो एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है और ये उससे लड़ते हैं और वो जो बैक्टीरिया फंगाई होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक ग्रेनुलर लिकोसाइट्स जो होता है वो फैगोसाइटिक में काम आता है। ये क्या करता है, कुछ भी बैक्टीरिया फंगाई जो भी होता है, ये यहाँ मान लो ये है बैक्टीरिया और ये जो है हमारा है लिम्फोसाइट। तो ये क्या करता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इसको फैगोसाइट कर देता है, इसके पास जाता है और इसको निगल जाता है और निगल के इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ को भी प्रोड्यूस करता है। तो जो ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ना जितने भी, उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर क्या होता है ये अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल का पढ़ते हैं। तो मान लो ये जो है ये है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है, 1 से लेके 5 तक, इस 3 से लेके 5 तक इसमें लोब्स हो सकते हैं। ये मैंने 4 बना दिया, इसी को ही न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, एकदम फाइन ग्रेन्यूल्स। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। और ये क्या काम आता है, फैगोसाइट करने में काम आता है। जब भी हमारे इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कुछ भी एंटर करता है हमारे बॉडी पे, तो ये फैगोसाइट करने लग जाता है। इओसिनोफिल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें 3 से 4 लोब हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े थोड़े ब्रिक रेड कलर में इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ब्रिक रेड कलर में होते हैं। ब्रिक रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। इसको ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो है ये होते हैं लोब्स, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये ब्रिक रेड कलर में होता है। ठीक है, ये जो बेसोफिल है ये क्या होता है, हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होता है। इसमें हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं इसके ग्रेन्यूल्स में। और ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करता है। ये एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सारे सेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो न्यूट्रोफिल है इसमें 3 से लेकर 4 लोब्स हो सकते हैं और इसको मल्टी लोब्स बोलते हैं। और ये जो इओसिनोफिल है इसमें देख सकते हो ब्रिक रेड में बहुत सारे इसमें ग्रेन्यूल्स है और इसको बाइलोब बोलते हैं। और यहाँ पर जो बेसोफिल है इसको भी बाइलोब बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं और न्यूट्रोफिल्स से। और ये पर्पल कलर में इसका जो ग्रेन्यूल्स है वो होता है। और जो इओसिनोफिल है इसका ब्रिक रेड होता है, लेकिन जो लोब्स होते हैं वो बाइलोब्स होते हैं। और इसमें जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स में इसको बोलते हैं मल्टी लोब्स। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल और इओसिनोफिल है ये ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। लिम्फोसाइट है वो आप देखो कि कैसे होता है। ये लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है अंदर का, ये लगभग इसको कवर कर चुका है। और जो ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट जो है ये सबसे लार्जेस्ट सेल है इसमें का। और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी लगभग इसको पूरा कंप्लीट इसमें पैक है। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट है इसमें ज़्यादा पैक है, जो न्यूक्लियस है वो इसमें थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस फिल्स मोस्ट ऑफ द सेल्स।
तो यहाँ पर देख सकते हो जो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग पूरे हिस्से में भरा हुआ है। इसमें प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जो मोनोसाइट है वो सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है और इसका फंक्शन क्या है, मैक्रोफेज को रिलीज करता है। ये क्या करता है, मैक्रोफेज को रिलीज करता है ये मैक्रोफेज को। और इम्पॉर्टेंट इन फाइटिंग क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन जब होता है हमको तो ये फाइट करता है मोनोसाइट। तो यहाँ पास आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो जो लिम्फोसाइट है वो कुछ ऐसा दिखता है स्टेन करने के बाद, और जो मोनोसाइट होता है ये कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पर देख सकते हो ये मोनोसाइट कितना बड़ा सा है। अब पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सारे सेल्स का अलग अलग नाम है। जैसे आरबीसी है, आरबीसी का क्या नाम बताया था मैंने, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का मैंने बताया था ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये सबसे छोटा ये सेल है हमारे ब्लड सेल का। और ये इसको हम फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये लैक ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि आरबीसी में नहीं होते। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितने होते हैं, 3 लाख मिलीमीटर पर क्यूब इसमें प्रेजेंट होते हैं, पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और ये 5 से 9 दिन का इसका जो सर्वाइव डेट है वो रहता है। और इसका भी जो है अमीबॉइड मूवमेंट में होता है, जैसे कि मैंने डब्ल्यूबीसी को बताया था, अमीबॉइड फैशन में वो मूव करते हैं, वैसे ही प्लेटलेट भी अमीबॉइड मूवमेंट में मूव करता है। और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें चोट लगती है या कुछ भी होती है, मान लो ये कैपिलरी है, तो यहाँ पर अगर इंजरी हो जाता है तो ये यहाँ से फट जाता है, ये मान लो यहाँ से फट जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स यहाँ पर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो प्लेटलेट्स तुरंत यहाँ पर आने लगते हैं और आके इसको ढक देते हैं। तो जो बाद में आपने चोट लगने के बाद जो काला काला धब्बा देखते हो ना वो चोट के ऊपर में, वो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। वही प्लेटलेट्स अलग अलग अपने ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स के साथ मिलकर यहाँ पर जो है कवर कर देते हैं हमारी इंजरी को। उसके बाद फिर ये कवर हो जाता है और हमारी जो चोट होती है वो बंद हो जाती है। वो आगे पढ़ोगे जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स है आगे के लेक्चर्स में, सेकेंड ईयर के में होता है वो ब्लड कोगुलेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड है थोड़ा सा, वो मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा। अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। तो ये किस में बनता है, जो हमारा ब्लड सेल होता है वो किस में बनता है, रेड बोन मैरो में हमारा जितने भी ब्लड सेल्स है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हो ये जो है माइलॉइड स्टेम सेल है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे बोन मैरो में, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, इरिथ्रोब्लास्ट पहले बनाता है, फिर मेगा कैरियोब्लास्ट बनाता है, इसी में ही माइलोब्लास्ट बनाता है, मोनोब्लास्ट बनाता है, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर कन्वर्ट होने लगता है और ये इतने सारे सेल्स फॉर्म करता है। इतने सारे से ये सब जो सेल्स है ये पहले बनता है, उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ये सब सेल्स हमारे बन जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। तो जो हमारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड हीमेटोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीस होता है, और जो हीमेटोपोइसिस होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। तो जितने टाइप के भी ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो जितने भी बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस। और जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास 2 टाइप्स के हेमेटोपोइसिस होते हैं, इरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस इज कॉल्ड द इरिथ्रोपोइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीस इज कॉल्ड द ल्यूकोपोइसिस।
तो यहाँ पर जो माइलॉइड टिश्यू होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, जो बोन मैरो किस में प्रेजेंट होता है, लॉन्ग बोन्स में हमारा प्रेजेंट होता है। और ये जो माइलॉइड टिश्यू होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में, और यहीं पर जो हमारा जितने भी ब्लड सेल्स है वो फॉर्म होते हैं, और जो स्टेम सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में ही, वही डिफ्रेंशिएट होते हैं ब्लड सेल्स में। जितने टाइप्स के भी ब्लड सेल्स बनते हैं वो हमारे स्टेम सेल्स से ही बनते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है।